जोधपुर डबल मर्डर में अपडेट। शव उठाने को राजी हुए परिजन शव उठाने के लिए अब तैयार है। अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लूणी थाना क्षेत्र में भाई बहन की हत्या हुई थी। कविता पटेल और रमेश पटेल की हत्या की गई थी। डबल मर्डर में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो फिलहाल परिजन शवों को घर ले जाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। जोधपुर में डबल मर्डर हुआ था। चचेरे भाई बहन थे और 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ। नाली में 1.5 साल का बच्चा डूब गया। खेलते हुए नाली में जा गिरा 18 महीने का पीयूष। रघुनाथ सर कुआ क्षेत्र में यह हादसा हुआ। नया शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन आसपास बच्चे की तलाश करते रहे। 1 घंटे बाद नाली में बच्चा मृत मिला। पीयूष व्यास सनॉफ स्वर्गीय श्री विजय व्यास उम्र 18 वर्ष का बच्चा था। ये कल शाम को इसके परिवारजनों के द्वारा बताया गया है कि कल शाम को ये नाले खेलते हुए नाली के अंदर गिर गया। छोटी नाली थी। छोटी नाली के अंदर घर के सामने ही नाली थी। उसके अंदर ये गिर गया था। ऊंधे मुँह गिर गया था। ऊंधे मुँह गिरने के कारण इसका बच्चा वो एकदम फिक्स हो गया। उसे बाहर निकल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रही कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में राजस्थान के हस्तशिल्प कलाकारों ने अपनी कला का लोहा बनवाया। ऐसा मंच मिलने से कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट होंगे और इन्हें एक नया बाजार मिलेगा। प्रदर्शनी के क्यूरेटर डॉक्टर मदन मीणा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कोविड काल में आइडिया आया था, जब कालबेलिया कलाकारों का काम धंधा भी ठप था। इन्हें फिर से नया मंच देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। जयपुर से आए अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम कालबेलिया कलाकार मेवा सपेरा ने कहा कि सरकार को हमारी आजीविका और हमारी कला को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो दिल्ली में ये प्रदर्शनी की तस्वीरें, जहां कालबेलिया कलाकारों को एक नया मंच मिला है। से तो डांस में और सिंगिंग में, कालबेलिया डांस और कालबेलिया सिंगिंग में हम फेमस थे। और अब लॉकडाउन की कोविड की दौरान मदन सर आए जयपुर में, श्री मदन सर और मीणा जी, तो उन्होंने हमारे घर में बिछाई हुई गुदड़ी देखी। तो उस समय हमारा कार्यक्रम भी बंद हो गए और ये लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। राशन पानी सब चीज़ से परेशान थे हम। तरीके ये हमारी कला, हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये कला इतनी आगे भी जा सकती है। गुदड़ी की भी ये बनाते हैं हम लोग, तो इसकी भी कला है। कालबेलिया डांस और सॉन्ग्स जो है उसको तो वो यूनेस्को ने भी जो है उनके इंटेजिम कल्चर हेरिटेज है उसमें 2010 के अंदर उसको रिकग्निशन दिया है। गुलाबो सपेरा इतनी बड़ी महान कलाकार हुई हैं, खुद वो पद्मश्री हैं,
तो हम उस कम्युनिटी को उसके डांस और म्यूज़िक फॉर्म में से तो सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ये सब होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो निहायत बहुत गरीबी के अंदर ये समाज रहता है। मतलब कई लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस की, लेकिन आज जाएंगे जब वो लोग रिटायर हो गए, जब ये महिलाएं बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत कमजोर। और बांसवाड़ा में मजदूरों से भरी बस पलट गई। रात की शिफ्ट करके मजदूर लौट रहे थे। बस में सवार थे 30 मजदूर। हादसे में 20 मजदूर घायल हो गए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। मयूर मिल के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। तो बांसवाड़ा में ये उस बस की तस्वीरें हैं जो बस नाइट शिफ्ट करके लौट रही थी। 30 मजदूर थे, 20 को चोटें आई है। हालांकि सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और सभी खतरे से बाहर हैं। ये मयूर मिल की जो मजदूरों को ले जाने वाली बस थी वो 7:30 बजे यहाँ से फ्री हुए और वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो कनोड़ा रोड पे, मतलब उदयपुर रोड पे, और सारे मजदूर कनोड़ा के आसपास के हैं। सुंदरी के पास में टायर में हवा निकलने की वजह से बस पलटी खा गई। उससे टोटल बस में 25 लोग थे, उसमें 22 लोग घायल हुए हैं और उसमें कोई भी गंभीर घायल नहीं है। ये भगवान की कृपा रही कि बहुत सीरियस कैजुअल्टी नहीं हुई। सबके छोटी मोटी चोटें आई हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा के इलाज करवा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई ज़्यादा थोड़ा सीरियस होगा तो उसको उदयपुर रेफर करेंगे। और कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है और इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जानबूझकर पानी में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान गड्ढे में फंसकर ट्रॉली पलट गई। और स्कूल में तालेबंदी, स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग। श्रीगंगानगर के 35 सैमुअल बारावाली स्कूल में तालेबंदी की गई। स्कूल में 30 दिन भी तालेबंदी हुई है। विद्यार्थी और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर तालेबंदी की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। विद्यालय बारावाली 35 सैमुअल में हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे तीसरे दिन लगातार बैठे हैं। आज CBO रायसिंहनगर द्वारा हमारी वार्ता हुई। वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हम असंतुष्ट हैं, इससे हमारी बातें या मांगे नहीं मानी गई। कल से हम अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी TC कटवाएंगे। तो स्कूल को प्रमोट करने के लिए, स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए यहां पर यह मांग की जा रही है। तीसरा दिन है आज तालेबंदी का। विद्यार्थी भी बैठे हैं धरने पर और विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक और ग्रामीण भी धरने पर बैठे हैं। और हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक से बात करते हैं। अशोक, तीसरा दिन है, सभी यहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। क्या कोई बातचीत, कोई समाधान निकल पाया इस धरने का? बिल्कुल, आज तालाबंदी का तीसरा दिन है। ग्रामीणों का धरना भी बदस्तूर विद्यार्थियों के साथ जारी है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। श्री गंगानगर के रायसिंहनगर ब्लॉक के CBO दुलीचंद शर्मा और ACBO राकेश त्यागी ग्रामीणों और विद्यार्थियों से बात की, समझाइश का प्रयास किया कि तालाबंदी खोलकर स्कूल को चलने दिया जाए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल क्रमोन्नति का आदेश नहीं हो जाएंगे तब तक हम तालाबंदी भी जारी रखेंगे और धरना भी जारी रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने कहा है कि उन्होंने अपने स्तर पर
स्कूल क्रमोन्नति का प्रपोजल बनाकर उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया गया है और अब ये पूरा निर्णय उच्च अधिकारियों के स्तर पर होना है। लेकिन ग्रामीणों ने आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कल से यदि आज कोई ठोस निर्णय या ठोस आश्वासन मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया शिक्षा विभाग की तरफ से, तो ग्रामीणों का कहना है कि कल से वे अपने बच्चों की टीसी कटवाना चालू कर देंगे और स्कूल का नामांकन शून्य कर देंगे। क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि पिछले काफी समय से वे शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों से स्कूल क्रमोन्नति की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन बच्चों को 8वीं पास करने के बाद में 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और अभिभावकों के मन में भी एक सिक्योरिटी का एक इशू रहता है। जी अशोक, चूंकि 3 दिन हो चुके हैं, स्कूलें अभी स्कूलों की छुट्टियां खत्म हुई हैं, स्कूलें खुली हैं, पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ऐसे में ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील भी होना चाहिए शिक्षा विभाग को। बिल्कुल, अभी नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की सिर्फ शुरुआत भर ही हुई है। 1 जुलाई से नया सत्र चला है, तो निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है। लेकिन हमने इन दिनों देखा आसिफ जी, जिस तरह से स्कूल के जो क्रमोन्नति के आदेश कुछ दिनों पहले राज्य सरकार के द्वारा किए गए या फिर हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं। खासतौर से जहां स्कूल क्रमोन्नत कर दिए गए तो वहां शिक्षक और संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो ग्रामीणों के द्वारा तालाबंदी की जा रही है। कहीं हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एडमिशन प्रोटोकॉल ऐसा है कि जो शेष या अतिरिक्त बच्चे होते हैं उनको टीसी काट कर दी जा रही है, तो उन अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं कुछ ऐसे स्कूल्स हैं या ऐसी संस्था है जिनको अभी तक क्रमोन्नत ही नहीं किया गया, जबकि ग्रामीणों की लगातार मांग रहती है कि हर बार वो शिक्षा विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाते, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गुटखा निर्माता के ठिकानों पर छापा, गुटखा व्यापारी पर आईटी का सर्वे। अलवर में इनकम टैक्स विभाग के गुटखा निर्माता पर यह कार्रवाई की गई। गुटखा निर्माता के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है। जयपुर से आई विभाग की टीम सर्वे की कार्रवाई कर रही है। मेयर मुनीश गुर्जर मुख्यालय पहुंची, स्टाफ की हाजिरी का निरीक्षण किया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश आज सुबह मुख्यालय पहुंची, अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण कर रही है। नगर निगम के दोनों गेट बंद करवा दिए, देरी से आने वाले कर्मचारियों का पता लगाया जा सके। हेरिटेज नगर निगम में फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी होती है। अब बात जालोर में जल तांडव की। जालोर में जोरदार बरसात के बाद नाला उफनकर सड़क पर बहने लगा। उसी सड़क से निकल रहे यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव और उसकी पत्नी कार सहित नाले में बह गए। पति करीब 300 मीटर बहने के बाद सुरक्षित बच निकला, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। मामला जालोर के जसवंतपुरा इलाके का बताया जा रहा है। जालोर से रोई यूथ कांग्रेस जिला महासचिव सोमता निवासी दिनेश कुमार पुरोहित अपनी पत्नी भंवरी देवी के साथ मंगलवार को सोमता गांव के महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। दोपहर करीब 12 बजे लौटते समय बीच रास्ते में तेज बरसात शुरू हो गई। नाला उफनकर सड़क पर बहने लगा था। इसी दौरान उसकी कार निकली, तेज धार ने कार को चपेट में ले लिया। दिनेश कार को संभाल नहीं पाया और हादसे का शिकार हो गए। टोंक जिले के अस्पतालों में इन दिनों आवारा जानवरों का बसेरा है। यकीन नहीं होता तो जिला अस्पताल का यह हाल देख लीजिए। वार्ड हो या गैलरी या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कमरा, हर तरफ आवारा कुत्ते और अन्ना जानवर नजर आ रहे हैं। पहले नजर में इंसानों का नहीं जानवरों का अस्पताल नजर आया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आवारा पशुओं के जमावड़े को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, मगर अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए अस्पताल की। आम मरीजों को कितनी परेशानी होती होगी जब वो यहां पर इलाज के लिए पहुंचते होंगे। गाय, बैल, कुत्ते,
सब यहाँ पर जो हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में कितना मुश्किल है किसी मरीज़ के लिए इलाज करवाना। ज़रा कल्पना कीजिए इस हॉस्पिटल की गैलरी की, जब कोई बुजुर्ग मरीज़ इलाज के लिए किसी डॉक्टर के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने एक बैल आ जाता है। राजसमंद की केलवा और चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों केलवा थाना क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। कुंभलगढ़ वृत्ताधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में सुनील कुमार ने अपने मामा के लड़के सुंदर के अपहरण और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि बिश्नोई को गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी पवन बिश्नोई और श्रवण उर्फ सोनू फरारी काट रहे थे। इस पर केलवा और चारभुज पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए दोनों को घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। महोदय, राजसमंद के द्वारा अपराधियों को धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत रात्रि को एक पुख्ता सूचना मिली थी इस बात की, तो तीन अपराधी जो हिसार में किसी पे अपहरण करके फिरौती मांगी थी, उस इतला पर 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 4 बजे की टीम और केलवा की टीम ने दबिश की। तो वहाँ पे पवन और सरन नाम के 2 लड़के मिले, जो कि वहाँ से काफी दिनों में फरार थे। उन्होंने किसी एक लड़के का अपहरण करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी। बाड़मेर जिले के कई गांव में लैंपी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। यह वायरस गौवंश पर हमला करता है। इससे गाय के शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, जो धीरे धीरे फूलकर बड़े हो जाते हैं। इससे यह गौवंश पर भारी संकट आया हुआ है। अब इसका टीका उपलब्ध नहीं होने की वजह से इसकी रोकथाम करना मुश्किल है। वायरल एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कुछ करे। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने तत्काल पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए विशेष टीमें बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सकों को लक्षणों के हिसाब से इलाज करने के निर्देश दिए। आज गायों में इस प्रकार की एक बीमारी आ गई है, जो शरीर के अंदर 1-2 गांठ निकलती है और फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर वो गांठों में भर जाता है और 10, 15, 20 दिन होने के बाद में वो गांठ जब पानी बन के फूट जाती है तो फिर वो गाय को मरना पड़ता है। तो इस प्रकार का अभी अति शीघ्र से गायों में ये रोग बढ़ रहा है। ये सबसे पहले तो जब भी इसके कोई लक्षण आपको नज़र आए, जैसे बुखार है, शरीर पे कोई गांठें हैं और मुंह में जो छाले हो जाते हैं और चलना फिरना बंद कर देते हैं, तुरंत आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ आप संपर्क करें और उसका समय पर उपचार कराएं, ताकि अपने पशु धन की हानि न हो। इसके लिए वैक्सीन भी अगर कोई अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन भी किया जाए, ताकि आगे अन्य पशुओं को ये बीमारी नहीं हो। इस संबंध में भी मैंने डायरेक्शंस दिए। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी आज एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से मीडिया में भी निकाला जाएगा कि क्या क्या करें, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। साथ में मैंने उनको कहा है कि पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी इस बारे में बताएं और जहां ये बीमारी फैल गई है वहां लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में अवेयरनेस भी करें। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 23 और 24 जुलाई को 31 परीक्षा केंद्र पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के 31 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 21 जुलाई से 26 जुलाई तक राजस्थान और निजी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। निजी बसों का संचालन बाड़मेर पीजी महाविद्यालय से किया जाएगा। जिले में 2 दिन आयोजित होने वाली 4 पारियों में करीब 36,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। बाड़मेर जिला चूँकि पिछली भर्तियों में कुछ संवेदनशील जिला रहा है, इसके मद्देनज़र पुलिस व्यवस्था और सतत निगरानी इस विशेष रूप से की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त किया गया है। प्रत्येक सेंटर के लिए फ्लाइंग स्क्वाड,
एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा सामग्री उनके लिए निर्धारित की गई है, उसी परीक्षा सामग्री के साथ ही वो लोग आए। अनावश्यक किसी तरह का ब्लूटूथ है, हेयर पिन है या दूसरे जो ऐसे संसाधन जिनको मौके पर उतराए जाने से कई बार विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है, वो पहले उनसे बचें और ऐसी सामग्री अपने साथ ना लेकर आए। राजस्थान के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नई मोबाइल वैन खरीदी है। 1 करोड़ की लागत की यह मोबाइल वैन जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में प्रदूषण की जांच करेगी। इस खास वैन से प्रदेश के ऐसे इलाकों से प्रदूषण के आंकड़े लेकर प्रदेश स्तर पर स्टडी की जा रही है, जहां पर आमतौर पर प्रदूषण के स्तर का पता नहीं चल पाया था। अब चाहे PM 2.5 हो या PM 10, बस चुटकी बजाते कभी भी कहीं भी प्रदूषण की गणना की जा सकती है। जब तक प्रदेश में महज 3 पैरामीटर्स पर प्रदूषण की जांच की जाती थी, लेकिन इस मोबाइल वैन के जरिए 15 पैरामीटर पर प्रदूषण की जांच की जा सकती है। एक मोबाइल यूनिट जो कभी भी कहीं भी खड़ी होकर के वहाँ पर प्रदूषण के स्तर को बता सकती है, ऐसी मोबाइल यूनिट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तैयार की है और विश्व पर्यावरण दिवस पर इसे राजस्थान के कोने कोने में रवाना किया जाएगा। कैसी ये मोबाइल यूनिट है, कैसे काम करती है, ये हम आपको इस मोबाइल यूनिट के अंदर सबसे पहले जायज़ा लेकर के बताएंगे कि एक गाड़ी के अंदर कैसे जो है पर्यावरण मानकों की जांच की जा सकती है, कैसे प्रदूषण के स्तर को जांचा जा सकता है। ये तमाम जो इक्विपमेंट है आप देख रहे हैं, ये किसी भी वक्त किसी भी जगह अलग अलग तरह के सेंसर से पर्यावरण के पैमानों को नाप सकते हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उदय शंकर वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नई टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आप इसको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाएँगे और कैसे हमें हर वक्त का जो डाटा है वो मिलेगा प्रदूषण का? ये आप देख रहे हैं, 2 ऊपर जो देख रहे हैं, ये वायु ऊपर से एयर आता है और एयर का ही क्वालिटी मेजरमेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनालाइजर हैं। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे ये PM 10 लिखा हुआ है, 3.4.300 4.3 304। हाँ, अभी क्या कि इतने लोग अभी जो मूवमेंट किए, वैसे रात में ये था 150 है ना, और अभी मूवमेंट होने से पार्टिकुलेट मैटर कितना बढ़ जाता है, ये एग्जैक्टली इस मोमेंट में इतना होता है। लेकिन जो इसको मापक हम करते हैं एयर क्वालिटी के लिए, तो वो 24 घंटे किसी जगह पे खड़ा रहना चाहिए और उसको हम पूरे डाटा को दिन और रात में चेंजेस आते हैं तो वो मेजर करके एक फार्मूला है, उससे एक या पैरामीटर निकालते हैं, जिसके तहत हम सारी आगे के रिसर्च करते हैं। तो ये जगह जगह मोबाइल पे जाएंगे। इससे ये होगा कि अभी तक तो हम हमारे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन स्टेबल पोजीशन में थे, तो हम कहीं से कोई कंप्लेंट आती थी या फिर कोई रिमोट एरिया थे तो वहाँ मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे। इनके ज़रिए हम अब हर जगह की मॉनिटरिंग कर पाएंगे और हमें हवा की जो जांच कर और उसकी सही स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। यहाँ पर बैकअप भी है 2 घंटे का, अगर लाइट नहीं रहती है तो 2 घंटे तक ये मशीनें ऑन रहेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ आक्रोश, साधु संतों का धरना प्रदर्शन जारी। एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की, गंभीर हालत में डिग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पसोपा गांव में एक संत ने खुद को आग लगा ली। एक संत पहले से ही टावर पर चढ़े बैठे हैं। अवैध खनन को बंद करने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, डिग अस्पताल में भर्ती करवाया गया साधु को। और दीपक से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दीपक, एक साधु टावर पर और दूसरे ने आग लगा ली, कैसी स्थिति है दूसरे साधु की? देखिए, बिल्कुल आसिफ, स्थिति की बात की जाए तो 60 से 70% जो बाबा हैं वो झुलस गए हैं। जो पेट्रोल डाल करके उन्होंने आग लगाई है। विजय दास बाबा हैं ये, और पसोपा गांव में जो मंदिर है वहीं पर ये रहते थे और लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हुए थे। आदिबद्री और कनकांचल जो पर्वत है उस पर जो खनन हो रहा है उसको बंद कराने को लेकर के ये साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। और एक जो संत है नारायण दास, वो पहले से ही टावर पर चढ़े हुए हैं और 19 तारीख को साधु संतों ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन के साथ बैठक हुई तो 3 दिन के लिए टाल दिया गया था। लेकिन आज एक संत है जो विजयदास नाम उनका बताया जा रहा है, उन्होंने पेट्रोल डाल करके आग लगा लिया। गंभीर हालत में उनको डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल लाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी वहां मौके
मौके पर मौजूद है और खुद पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह भी वहाँ मौके पर मौजूद है और लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से साधु संत लंबे समय से 2 साल से अधिक से इस आंदोलन को लेकर के बैठे हुए थे और खनन को बंद कराने की मांग कर रहे थे और आज ये आंदोलन इस रूप में हो गया है कि एक बाबा ने आत्मदाह की कोशिश की और खुद को पेट्रोल डाल करके आग लगा ली और दूसरे जो बाबा है वो पहले से ही टावर पर चढ़े हुए हैं। जी आसिफ। दीपक, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खनन विभाग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी है दोपहर में 1 बजे और ये मामला पहले से प्रदर्शन या धरना चल रहा है। क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल इस मामले को लेकर के आज मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बैठक के बाद निर्णय होगा कि कौन सा फैसला अहम रहता है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं 2 साल से अधिक समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई निर्णय जो है वो नहीं निकल पाया था। तो इन्होंने चेतावनी दी थी 19 जुलाई की कि 19 जुलाई को ये मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह करेंगे और उसको लेकर के राज्य सरकार द्वारा वार्ता के रूप में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भेजा था। यहाँ पर वार्ता भी हुई थी साधु संतों के बीच में, लेकिन कोई सकारात्मक ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंची थी वार्ता जिससे साधु संत जो है वो संतुष्ट हो जाए। अब साधु संत जो है उनका कहना यह है कि हमें वार्ता पर विश्वास नहीं है, हमें जब तक लिखित में नहीं मिलेगा जब तक हम इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। और उसको लेकर के एक बाबा उस पे टावर पर चढ़ गए और इस दूसरे बाबा ने आग लगा ली। अब जो टावर पर चढ़े हुए बाबा उनका कहना है कि लिखित में जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं टावर से नीचे उतर जाऊंगा। तो कहा जा सकता है कि आज जो 1 बजे मुख्यमंत्री द्वारा बैठक होने वाली है उसमें एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये जो मामला है वो चल रहा है। और ये जो एक और अहम बात है, ये जो खनन का मामला है यहाँ पर दोनों ही तरह का मामला है, अवैध खनन भी हो रहा है और वैध खनन भी हो रहा है। तो जो साधु संत हैं दोनों तरह के खनन को बंद कराने की जो है कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है अवैध खनन को भी बंद किया जाए और जो वैध खनन है उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, इसको संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।